नमस्कार, डीवी लाइव महाराष्ट्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी यश मौजूद हैं। यहां महाराष्ट्र में इस समय घमासान मचा हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर मचा हुआ है। अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम किसे बनाया जाए, जबकि शिंदे 2 दिन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अब सीएम नहीं बनेंगे। जिसे बीजेपी चाहे, बीजेपी आलाकमान मोदी और शाह जिसे चाहे सीएम की कुर्सी सौंप दे, वो अपनी तरफ से किसी भी तरह से कोई अड़चन इसमें पैदा नहीं करेंगे। कोई भी तरह से उनकी तरफ से कोई भी मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी और वो सरकार को समर्थन भी करेंगे। इस तरह से उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके ये ऐलान किया, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। लेकिन अभी भी इतने दिन बीत चुके हैं, बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि सीएम किसे बनाना है। पहले अजीत पवार और शिंदे दोनों ने ही मुश्किल बढ़ा रखी थी। जैसे ही नतीजे आने ही शुरू हुए थे, ये बात साफ हो रही थी, तस्वीर साफ हो रही थी कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन रही है। उसके साथ ही ये पेच फंसता दिखाई दे रहा था कि अब सीएम कौन बनेगा। शिंदे गुट की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि शिंदे को ही सीएम बनाना चाहिए। अजीत पवार गुट की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि महाराष्ट्र का सीएम तो अब अजीत को होना चाहिए। पोस्टर्स भी बाकायदा लग गए थे। सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया था, उन्होंने भी बयान दिया था कि सीएम तो अजीत पवार को बनना चाहिए। यानी बीजेपी फंसी हुई थी कि जिन सहयोगियों के बलबूते, जिन सहयोगियों के सहारे से वो सत्ता में आकर बैठ गई है, अब वो ही सहयोगी चाहते हैं कि सीएम उन्हें बनाया जाए। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि कैसे इस अड़चन को जो इसके लिए पैदा हो गई है या जो ये उथल पुथल मच गई है, इसे साधा कैसे जाए। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से अजीत पवार को मनाया गया। बाकायदा अजीत पवार को एक कॉल पहुंचा, गृह मंत्री अमित शाह ने वो कॉल किया था। ऐसे दावे किए जा रहे हैं 20 से 25 मिनट लगभग दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर अजीत पवार ने ये सोचा कि शिंदे को ना बनाकर अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में उन्होंने खुद के पैर पीछे खींचे और समर्थन कर दिया देवेंद्र फडणवीस के लिए। इसके बाद मुश्किल बनी, अब शिंदे मुश्किल बने हुए थे, तो उसके लिए उनको मनाने की कोशिशों में लग गए और फिर शिंदे ने भी कह दिया कि ठीक है, हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय हमको चाहिए। अब यहां पर पेच फंसा हुआ है कि शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस समय है महाराष्ट्र में वो ये कि सब कुछ सेटल हो चुका है। जब शिंदे भी मान गए हैं, अजीत पवार भी मान गए हैं और लगातार चर्चाओं में देवेंद्र फडणवीस का नाम है, तो फिर बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान अभी तक नहीं कर पा रही है? कहां पेच फंस रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस का नाम भी फाइनल नहीं है? क्या किसी और के नामों पर भी विचार चल रहा है? ये तमाम सवाल इस समय महाराष्ट्र की सियासत में गरमाए हुए हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम हमारे सहयोगी जो है यश, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यश, क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम की सब तरफ चर्चा है, तमाम हर जगह पर देवेंद्र फडणवीस का नाम छाया हुआ है, लेकिन अभी भी बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बना देना चाहिए? क्या लगता है आप? जी धन्यवाद अंशिता जी। अंशिता जी, अभी जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में लगा हुआ है कि नतीजों के बाद लगभग 1 हफ्ते का समय बीत चुका है और अभी तक जो महायुति है, जो बीजेपी है, वो ये तय नहीं कर पाई है कि उनका सीएम कौन बनेगा। और 23 नवंबर को जब नतीजे आए, महायुति के पक्ष में जब फैसला आया, जनादेश आया, तो ये तो साफ हो गया था कि महायुति के जो 3 दल हैं, इन्हीं में से कोई सीएम बनेगा। लेकिन जब बीजेपी की 133 सीटें आ गई तो फिर यह कहा जा रहा था कि जब सबसे बड़ा दल बनकर बीजेपी उभरी है तो सीएम भी इनका ही बनेगा। और आप देखिए, अभी तक जो है कयास ये लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे ही दोबारा सीएम बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से सीएम की कुर्सी मिलेगी या अजित पवार को ये मौका मिलेगा। इस पर चर्चा जारी थी। लेकिन हाल ही में जो ये धुंधली तस्वीर थी, जो ये प्रश्न चिन्ह था, इसको थोड़ा सा क्लियर किया था एकनाथ शिंदे ने हाल ही में, जब उन्होंने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया कहकर कि अब बीजेपी जो फैसला लेगी, जो अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, दिल्ली से जो फैसला आएगा वो उन्हें मंजूर होगा और उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने इस संभावना को बढ़ा दिया था कि अगर अब एकनाथ शिंदे अपने हाथ पैर पीछे खींच रहे हैं तो अब देवेंद्र फडणवीस ही जो हैं वो प्रबल दावेदार हैं सीएम बनने के। लेकिन अब देखिए अंशिता जी, अभी भी अगर ये सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है तो फिर बीजेपी पर सवाल ये उठ रहे हैं कि अब ये देरी क्यों कर रही है अपने सीएम नाम का ऐलान करने में। और हाल ही में कल रात को, देर रात, गृह मंत्री अमित शाह के घर महायुति के तीनों नेताओं की बैठक हुई। अजित पवार भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, फडणवीस भी थे। और अंशिता जी, पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो राजनेताओं का पहनावा होता है, उनके चाल
चलन होते हैं, मतलब जो ढंग होते हैं, उनके भाव भंगिमाएं होती हैं, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। कल 2-3 ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि आधिकारिक रूप से तो ऐलान अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरों से बहुत कुछ मैसेज निकालने की कोशिश की जा रही है, कयास लगाने की कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर अगर वो दिखा दें, एक मुलाकात की जो है अमित शाह से, एक तस्वीर है जिसमें बुके का, पुष्पगुच्छ का आदान प्रदान हो रहा है अजित पवार के और अमित शाह के बीच में। वहीं एक और तस्वीर आती है अंशिता जी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो है बुके का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे को। हमारे दर्शक इस तस्वीर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि इस तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा किया जाए। जी, तो आप इस तस्वीर में देखिए कि फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में चमक दिख रही है, और एक पॉजिटिव में दिख रहे हैं दोनों ही अमित शाह। लेकिन आप उनके बगल में देखिए, ये अभी कार्यवाहक सीएम हैं एकनाथ शिंदे। ऐसा लग रहा है कि बस इनको वहां खड़ा कर दिया गया और अब इनसे बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी तुड़वा ली गई इनकी और अब इनको किनारे कर दिया गया है। बीजेपी जो मकसद था उसमें पूरी हो गई है। और इस तस्वीर से अगर यह भी साफ होता दिख रहा है कि अगले जो सीएम होंगे वो फिर से देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, तो फिर किस बात की देरी है। ऐसी ही एक तस्वीर अजित पवार की भी आई थी। अजित पवार की भी आंखों में बड़ी चमक, चेहरे पर मुस्कान, और अमित शाह के चेहरे पर भी मुस्कान, लेकिन बगल में इसी भाव भंगिमा के साथ, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ एकनाथ शिंदे खड़े दिखे। दोनों ही तस्वीरों में एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी ही दिख रही है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि जब तस्वीरों से भी ये साफ होता हुआ दिख रहा है और जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे भी ये साफ होता दिख रहा है, तो फिर क्या है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम का ऐलान करने में बीजेपी इतनी देरी कर रही है। इसके पीछे अंशिता जी एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि ओबीसी और मराठा बाहुल्य राज्य है महाराष्ट्र, और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो एक ब्राह्मण चेहरा है। इसलिए बीजेपी थोड़ा सोच विचार कर रही है कि इनके नाम का ऐलान किया जाए कि नहीं, क्योंकि 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे तब भी जो मराठा हैं उन्होंने लामबंदी की कोशिश की थी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। और मराठाओं को लेकर जो है एक आंकड़ा है अंशिता जी, वो दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आप देखिए 75% से ज्यादा जो जमीनें हैं वो मराठाओं के पास है महाराष्ट्र में, लेकिन और 55% शैक्षणिक संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मराठाओं के अधिकार में हैं। इसके साथ ही साथ 70% सहकारी समितियां, राज्य में एक प्रमुख शक्ति केंद्र, ये सब जो मराठा हैं वो नियंत्रित करते हैं। और महाराष्ट्र में चीनी का बहुत उत्पादन होता है, शुगर केन वहां बहुत होता है, तो उसमें भी तो 105 चीनी कारखाने हैं, उसमें 86 के मालिक, 86 के मालिक तो मराठा ही हैं। तो इनको नाराज करके बीजेपी एक तरह से कोई राजनीतिक नुकसान नहीं देखना चाहती है, और यह भी हो सकता है कि अगर इनको सीएम बना दिया जाए, जैसा कि एक झारखंड में हुआ था, रघुवर दास जो थे वो आदिवासी चेहरा नहीं थे और उनको सीएम बनाया गया था, तो अगले चुनावों में जो है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। वही सीन यहाँ, वही एपिसोड यहाँ रिपीट होता हुआ ना दिखे, इसलिए शायद बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का नाम का ऐलान करने से कतरा रही है। और भले ही देवेंद्र फडणवीस को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आज या कल में ये तस्वीर भी साफ हो जाए कि देवेंद्र फडणवीस भी शायद सीएम ना बने और बीजेपी किसी 1 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है, उसमें हो सकता है कि कोई उलटफेर हो, और हम जो उम्मीद लगा के बैठे, हम मतलब जो एक कयास है, एक अनुमान है कि देवेंद्र फडणवीस का ही नाम का उल्लेख किया जा सकता है, जिक्र ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान ना करके बीजेपी किसी मराठा चेहरे पर दांव खेल दे, इसकी भी संभावना जताई जा रही है अंशिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही, अजीत पवार के चेहरे पर ही ये महायुति ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इसके पीछे की बड़ी वजह यही मानी जा रही है क्योंकि मराठा नाराज थे बीजेपी से, और खासकर मराठा आंदोलन के दौरान जिस तरह से नाराजगी सामने आई थी उसमें देवेंद्र फडणवीस से भी नाराजगी बढ़ गई थी मराठाओं की। लेकिन क्योंकि सामने एकनाथ शिंदे थे, एकनाथ शिंदे मराठा हैं और उसी तरह अजीत पवार भी, तो इन लोगों ने उस मामले को सुलझाया। वहीं अगर देखा जाए कि छगन भुजबल जो कि ओबीसी नेता हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक आंदोलन शुरू किया जा रहा था ओबीसी का, लेकिन क्योंकि अजीत पवार थे इसलिए उस आंदोलन को थाम लिया गया। छगन भुजबल क्योंकि अजीत पवार गुट के नेता थे, तो ऐसे में दो मराठाओं की वजह से ही मराठा आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा रूप उस तरह से नहीं ले पाया कि महायुति को नुकसान पहुंचा पाता। ऐसे में अगर अब देवेंद्र फडणवीस को, जो कि ब्राह्मण है,
हैं उन्हें अगर सीएम बना दिया जाता है तो बीजेपी के लिए आगे मुश्किल हो सकती है। और इसका उदाहरण अभी हाल ही में अगर हम देखें कि साथ में ही झारखंड के भी चुनाव हुए हैं, झारखंड के चुनाव इस बात का साफ साफ उदाहरण है कि बीजेपी ने जब वहां आदिवासी समुदाय से जीत तो हासिल की आदिवासी समुदाय के सहारे, लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आई तो आदिवासी समुदाय से आने वाले को सीएम नहीं बनाया बल्कि रघुवर दास को बना दिया। और उसका नुकसान आप देखिए, लगातार 2 बार जब चुनाव हुए हैं दोनों ही बार आदिवासियों ने बीजेपी को सिरे से खारिज कर दिया, उनके चुनावी वादों को, उनके सारे जितने भी दावे थे वादे थे सबको दरकिनार करके झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा जताया क्योंकि वो आदिवासियों को आगे लेकर आ रही है। तो इसीलिए बीजेपी यहां एक टेंशन में है, डर में है कि अगर उसने जो झारखंड में किया था वही अब महाराष्ट्र में किया तो भले ही इस बार एकनाथ शिंदे के चेहरे पर उसे फायदा मिल गया है, सत्ता में आकर बैठ गई, लेकिन जब अगला चुनाव होगा जिसके लिए अमित शाह ये दावा कर रहे थे, पिछले दिनों उनका बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसके बाद अजीत पवार और शिंदे थोड़े से परेशान भी हो गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव जब महाराष्ट्र में होगा तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यानी बीजेपी आत्मनिर्भर बन जाएगी। तो ये सारी चीजें जिस सपने के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में, वो सपना उसका टूट सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही है और एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अभी बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है, खींचतान चल रही है कि किसे सीएम बनाया जाए, इसको लेकर विचारों को लेकर अब विपक्ष भी लगातार तंज कस रहा है, चुटकी ले रहा है। ये जो देरी हो रही है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर संजय राउत जो यूबीटी यानी उद्धव गुट के जो सांसद हैं उनका बयान है, पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है, मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो आपस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह। तो यहां अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे। बड़ी बात उन्होंने कही है कि एक मंदिर बनाना चाहिए जिसमें ईवीएम को बीच में रखा जाए, साइड में मोदी जी होने चाहिए और एक तरफ अमित शाह होने चाहिए। ये बड़ी बात यहां पर है। यानी ईवीएम के मुद्दे पर भी बीजेपी घिरी हुई है। अभी ऐसे समझिए, भले ही सरकार बनाकर आ गई है महायुति एनडीए को, अच्छा खासा बहुमत मिला है एनडीए को, लेकिन बीजेपी की टेंशन खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ वो सीएम फाइनल नहीं कर पा रही है तो दूसरी तरफ वहां पर ईवीएम का मुद्दा उठाया हुआ है। ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर एमबीए की तरफ से देरी हो रही होती तो अभी तक राष्ट्रपति शासन लग गया होता, लेकिन क्योंकि एनडीए की सरकार बनी है इसीलिए अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा। क्या कुछ बोलिए प्रियंका चतुर्वेदी, पहले एक बार उन्हें सुन लेते हैं। बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से एक बहुमत मिलता है, जनादेश का अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए। रोज खबरें चल रही हैं कि निर्णय हो गया है पर वो घोषित नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खींचतान भी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि सारे डिसीजंस जो कल तक ये था कि दिल्ली में आकर अनाउंसमेंट होगा वो भी नहीं हुआ है। फिर से मुंबई में कोई मीटिंग होगी तब जाकर होगा। 26 नवंबर को असेंबली का कार्यकाल खत्म होना था।
आज हम बैठे हुए हैं 29 नवंबर पर, 3 दिन ऊपर हो चुका है। मैं मानती हूं कि अगर हमारे साथ ये हो रहा होता, अगर महाविकास आघाड़ी को समय लग रहा होता तो गवर्नर ने स्टेप इन करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता। पर यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊंगी कि अगर दिल्ली से निर्णय लेने हैं और सहमति नहीं बन रही है तो ये आपके जनादेश का अनादर है। इसी पर भाई जगदाप जो कांग्रेस लीडर हैं, उनका कहना है कि जितने भी लीडर्स हैं कंट्री में और महाराष्ट्र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग सिर्फ दिल्ली आके मुजरा करते हैं और दिल्ली में 2 सुल्तान बैठे हैं जो सारे फैसले लेते हैं। 2014 से यही सब देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर एकनाथ शिंदे जी का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मोदी जी निर्णय लेंगे वही हम करेंगे। और दिल्ली आकर ये लोग अमित शाह जी से मिले हैं पर फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र के हित में सरकार अब तक बन जानी चाहिए थी। एटलीस्ट जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो घोषित हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, डिले हुआ है। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द होगा, क्योंकि 26 तारीख तक उनकी कार्यविधि थी, अब 29 हो गई है। तो ये जनादेश का भी अनादर है। देश का अनादर हो रहा है। जिस तरह से समय निकल रहा है, 26 तारीख को फाइनल हो जाना था, लेकिन अब 29 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। और इन्होंने भी वही बात दोहराई है जो संजय राउत का कहना है कि जो भी फैसला होगा दिल्ली से होगा, और ये इस राज्य के लिए नहीं है। लगातार अभी तक जब भी चुनाव हुए और अगर बीजेपी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, तो बार बार यही कहा जाता है कि जो भी इस राज्य में फैसला होगा वो दिल्ली से होता है। यानी सरकार का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो दिल्ली में बैठे आला कमान के हाथ में होता है। तो इस तरह से आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ा आरोप लगातार नतीजों वाले दिन से जो लग रहा है वो ये कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है वो ईवीएम की जीत हुई है, वो मशीनरी की जीत हुई है। जनता का ये आदेश हो ही नहीं सकता, जनता का ये फैसला हो ही नहीं सकता। और इसी को लेकर विपक्ष ने एक तैयारी कर ली है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें रूपरेखा तैयार की जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्ष ने और भी क्या अभी तक एक्शंस लिए, क्या कदम उठाए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अंशिता जी, जैसे अभी हमने संजय राउत को सुना, वो कह रहे हैं अजीत पवार के चेहरे पर चमक है तो ईवीएम की वजह से है। सीधे तौर पर वो तंज कस रहे हैं कि आप ईवीएम की कृपा से जीत गए हैं। और आज अंशिता जी 3 साढ़े 3 बजे कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक होने वाली है। और हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा था कि ईवीएम को लेकर हम एक देशव्यापी आंदोलन चलाने वाले हैं। यानी ईवीएम की ये जो लड़ाई अब छेड़ दी है कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में, अब ये रुकने वाली नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर निकले थे, उसी तरह से अब ये पूरी देशव्यापी यात्रा ईवीएम को लेकर निकलेगी। और इस पर जो है कांग्रेस की ये मांग है कि जो ईवीएम की काउंटिंग है और जो वीवीपैट की काउंटिंग है, इनका मिलान किया जाए, तभी जो तस्वीर है वो साफ होगी कि जो नतीजे आए हैं वो सही हैं या इसमें कुछ धांधली है। तो ईवीएम को लेकर और वीवीपैट के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया था इस मांग को, लेकिन बाद में जो इसका रास्ता है वो साफ कर दिया था। तो इसके जो नियम हैं वो जान लेते हैं कि अगर इसके मिलान किए जाएं तो किस तरीके से किए जा सकते हैं। वो हम दर्शकों को बताते हैं कि जो कैंडिडेट दूसरे या तीसरे नंबर पर आया है और उसको इस बात की शंका है कि जो नतीजे हैं वो कुछ और होने थे लेकिन कुछ और आए हैं, तो उसके तहत वो जांच के लिए अपील कर सकता है। और आप देखिए वो नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए जी। और आज देखिए, आज 7वां दिन है और अमूमन ऐसा होता है अंशिता जी कि 7वें दिन, आखिरी दिन ही जो है वो कैंडिडेट जो है वो जाता है अपील करने के लिए। तो आज 7वां दिन है। उम्मीद यही है कि इस मीटिंग के बाद जो है अपील की जाएगी और जो वीवीपैट और ईवीएम के नतीजे हैं उनके मिलान के लिए काम आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि शिकायत अगर दर्ज की जाती है तो ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स जो हैं वो इस ईवीएम की और वीवीपैट की जांच करते हैं। साथ ही साथ किसी भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की टोटल ईवीएम के मात्र 5% ईवीएम मशीनों की ही जांच की जा सकती है। ये नियम बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन 5% ईवीएम्स को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। यानी यहां भी आप प्रत्याशी को यह छूट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। एक तरह से उसने छूट ये दे रखी है कि आप जो चाहें, जिन भी ईवीएम्स पर आपको शक है, अगर आपको यह शक है कि किसी पर्टिकुलर बूथ पर धांधली हुई है, किसी पर्टिकुलर बूथ के ईवीएम पर आपको शक है कि यहां काउंटिंग में हेरफेर हुई है, तो आप स्वेच्छा से उन ईवीएम्स को सिलेक्ट करके बता सकते हैं। कुल जितनी भी ईवीएम्स थी उसका 5% होना चाहिए उन ईवीएम्स की संख्या। और आप ये बता सकते हैं कि भाई ये जो ईवीएम्स हैं मुझे इनकी जांच करवानी है, ये पर्टिकुलर ईवीएम से इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो जो इंजीनियर्स हैं वो इसकी जांच करेंगे। प्लस यानी अगर कोई उम्मीदवार 10 ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का मिलान करता है तो उसे 4 लाख रुपए जमा करने होंगे। यानी अगर एक की बात करें तो अंशिता जी, एक वीवीपैट और एक
ईवीएम के मिलान का जो खर्चा है वो 40,000 रुपए है। तो इस जांच का खर्चा भी जो है ये खुद कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से हर वीवीपैट पर्ची की गिनती के 40,000 रुपए का उसने खर्च बताया था। और जांच के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि जो कैंडिडेट का दावा था वो सच था, सचमुच में धांधली हुई थी, सचमुच में नतीजों में कोई हेरफेर था, तो कैंडिडेट ने जितने भी पैसे दिए थे, जितना भी भुगतान किया था, वो कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अंशिता जी अब देखते हैं। इसमें इंडिया गठबंधन जो है इसमें तो अब सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठा रहा है। आज भी संसद में इसी को लेकर हंगामा हुआ, साथ में अडानी के मुद्दे और भी तमाम मुद्दों को लेकर। तो अब ईवीएम के मुद्दे पर जो है एनडीए वो गिरती हुई दिख रही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी आरोप लगा था कि अब बीजेपी के काउंटिंग उसमें देखी गई, और जब देखा गया कि काउंटिंग हो चुकी है काफ़ी, उसके बाद भी ईवीएम की जो चार्जिंग थी वो 99% दिखाई जा रही थी। तो ईवीएम का एपिसोड अब महाराष्ट्र चुनाव में भी एंटर कर चुका है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, अभी दिल्ली के भी चुनाव होने हैं, बिहार के भी चुनाव होने हैं। तो आगे भी बीजेपी कहीं कुछ ऐसा पर्दे के पीछे खेल ना कर दे, क्योंकि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आग जल रही है, तभी उठा है। तो अगर इंडिया गठबंधन को शक है कि बीजेपी ने कुछ हेरफेर करके बैकडोर से ये जीता और ईवीएम में कुछ इनकी सांठगांठ थी चुनाव आयोग के साथ, क्योंकि चुनाव आयोग एक तरह से इनके रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। तो वो तस्वीर साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो यहाँ चुनाव प्रक्रिया जो है वो इतनी पवित्र प्रक्रिया, इसमें किसी भी तरह का दाग जो है वो इस लोकतंत्र को धूमिल करने का काम करता है। तो अब देखना होगा इंडिया गठबंधन जो इस मुहिम को छेड़ रहा है उसका क्या नतीजा आता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब विपक्ष पूरी तरह तैयार है और इसकी तैयारी विपक्ष ने हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ही कर दी थी, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स रुझानों में सब तरफ इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था, कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। और इसके बाद से विपक्ष ने यह साफ कर दिया था कि अगर महाराष्ट्र में भी इसी तरह का कुछ देखने को मिला तो फिर विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएगा। और वही हुआ, जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो एक बार फिर वही देखने को मिला, क्योंकि जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, यहां तक कि संघ के सर्वे रिपोर्ट्स में भी बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की दिखाई दे रही है। यहां की ये दावा किया जा रहा था, खुद बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि डबल डिजिट में ही सिमट जाएगी, जबकि जब नतीजे आए तो फिर बीजेपी अब सहयोगियों की उसको सहारे की जरूरत भी नहीं है, ऐसी स्थितियां वहां पर बन गई हैं। तो यहां पर खुद सहयोगी भी अब टेंशन में कि आखिर ये नतीजे आए कैसे, क्योंकि सहयोगी भी इतनी अच्छी उम्मीद नहीं कर रहे थे और इसी वजह से बीजेपी की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गई। और यही वजह रही कि अजीत पवार को भी अपने पैर खींचने पड़े। जो अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका मानकर चल रहे थे, अपने नवाब मलिक का बयान आप सभी को याद होगा, उन्होंने कहा था कि किंग मेकर बनेंगे अजीत पवार, वही शिंदे जो ये मानकर चल रहे थे कि सीएम तो वो ही बनेंगे, दोनों ही अब शांत हैं और पैर पीछे खींच रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी अभी खुद से ये तय नहीं कर पा रही है कि सीएम किसे बनाया जाना चाहिए, और इसी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, बैठकें हो रही हैं। और अब दावा यह किया जा रहा है कि 1 तारीख को 1 दिसंबर को जो बैठक होनी है वो शायद आखिरी बैठक होगी और उसमें फिर पर्ची निकाली जाएगी और उस पर्ची में जिसका नाम होगा वो ही महाराष्ट्र का सीएम होगा। और उसके बाद क्या बवाल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी तक के लिए जो भी हमने आपको जानकारी पहुंचाई, यश आपने हमें जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।